वेल गुड इवनिंग। आज हम लोग अपना DPS 10 का डिस्कशन कर रहे हैं। होपफुली आपने पिछली वीडियो के सॉल्यूशन देख लिए हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं DPS 10 के डिस्कशन के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में कहा गया वाटर ड्रॉपलेट्स जब फ्री फॉल में होती हैं तो स्फेरिकल शेप उनकी क्यों होती है? वो फ्री फॉल में हो या किसी भी इंस्टेंट पे हो, इसका कारण है सरफेस टेंशन। कारण है सरफेस टेंशन क्या करेगा, वाटर ड्रॉप के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा देगा उसके कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस के बीच में, जिस वजह से वो स्फेरिकल शेप अटेन रखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन, जो जाहिर सा फॉर्मूला है SI यूनिट पावर की क्या होगी, वो है वॉट या फिर जूल पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए बात करें। इस क्वेश्चन में कहा गया है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में 200 जूल हीट हम किसी गैस को देते हैं तो Q की वैल्यू हो गई 200, और आगे कहा गया 100 जूल का वर्क भी हम उस पर करते हैं। अगर वर्क डन गैस ने करा होता तो वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता, लेकिन यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं गैस पर तो वर्क डन विल बी -100। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो आ जाएगा Q = W + डेल्टा U, और यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा 300 जूल। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको वेक्टर फॉर्म में एक फोर्स इंडिकेटेड था और बता रखा था कि उसका एक्सेलरेशन हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मास उस बॉडी का कितना होगा। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये करा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, विच कम्स आउट टू बी 10√2 न्यूटन। अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मास की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, जो कि आ जाता है 10√2 kg। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पहले भी लास्ट ईयर AIPMT में आ चुका है। क्वेश्चन में कहा गया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया है A, उस पर चार्ज है Q। फोर्स दोनों प्लेट्स एक दूसरे पर कितना लगाएंगी? तो हमें भले ही फोर्स का फॉर्मूला ना पता हो, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया बराबर होता है ½ ε0E²। अगर टोटल फोर्स निकालना है तो आप इसे एरिया से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर ε0A/2 अलग हो जाएगा, E² रह जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्लक्स डेंसिटी। अगर चार्ज Q है तो फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0, और फ्लक्स डेंसिटी के लिए उसे एरिया से और डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ये वैल्यू आ जाती है Q²/2ε0A। लोग अक्सर गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगाना भूल जाते हैं, वो निकालते हैं Q²/ε0A, जो कि गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद 6th क्वेश्चन के लिए बात करें। 6th क्वेश्चन रिलेटिव मोशन पर बेस्ड है। इसमें कहा गया एक व्यक्ति है, बारिश के अंदर खड़ा हुआ है, तो बारिश पड़ रही है 30 डिग्री के एंगल पे। अगर वो वर्टिकल के साथ अपने छाते को रखेगा तो वो भीगेगा नहीं। अब क्वेश्चन में ये कहा उसने अपने छाते को फेंका और दौड़ने लगा 10 km/h से, तो ऐसे में बारिश उसे सीधी आती हुई दिखाई दे रही है, वर्टिकली गिर रही है। तो सबसे पहले तो मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन को VR माना, जो कि इंक्लाइंड होगी वर्टिकल के साथ। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्वेश्चन में आगे हमसे कहा गया था कि अगर वो 10 km/h से दौड़े तो बारिश उसे सीधी नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब उस आदमी की स्पीड जितनी रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उतनी ही होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। रिलेटिव स्पीड के लिए अगर हम बात, बल्कि सेम डायरेक्शन में होगी। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये वाला कंपोनेंट तो मैटर ही नहीं करने का, केवल वर्टिकल वाला देखा जाएगा। तो इससे एक बात पता चल गई कि बारिश की जो स्पीड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 के ही बराबर आएगा। अब आप ट्रायंगल देखें, हमें रेन की एक्चुअल स्पीड बतानी थी, तो sin 30 आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 10/VR। इसी वैल्यू हाफ के बराबर है। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाता है 20 km/h। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्किट इंडिकेटेड था, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस थे, 10 ओम 15 ओम। तो 2 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस होता है R1R2/R1 + R2। सॉल्व करके वैल्यू आ जाती है 6 ओम। इधर 3 ओम और 1 ओम और लगे हुए। अगर सर्किट के अंदर मैं करंट की बात करूं तो करंट हो जाएगा 20 टोटल रेजिस्टेंस, विच इज 6 + 3 + 1, यानी कि 2 एम्पियर। अब अगर मान लीजिए मैं उन दोनों रेजिस्टेंस जो कि 10 ओम और 15 ओम है, एक में करंट को I1 अज्यूम करूं, दूसरे में I2, तो I1 + I2 2 एम्पियर के बराबर है। और इन दोनों करंट्स का जो रेशियो है वो आ जाएगा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में, यानी 15:10, जो कि आता है 3:2। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करें तो पहले वाला जो था आपका 10 ओम का जो रेजिस्टेंस था
उसके अंदर जो करंट जाएगा दैट विल बी 3/5 टाइम्स ऑफ 2 यानी 1.2 एम्पियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया एक बॉडी को आपने प्रोजेक्ट करा 30 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ और उसका मोमेंटम था p। तो मान लीजिए u स्पीड से फेंकी गई थी, मास m की थी, तो p बराबर mu हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे कहा गया कि उसका जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होती है तो कितना मोमेंटम होगा। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो स्पीड का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा जाएगा यानी u cos 30, तो मोमेंटम हो जाएगा mu cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। mu हमें पता है p के बराबर है, तो ये आ जाएगा p √3/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। ये कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर पे बेस्ड है। क्वेश्चन में कहा गया है गैल्वेनोमीटर है 25 ओम रेजिस्टेंस का, उसमें मैक्सिमम करंट जा सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो आएगा वो 10 मिली एम्पियर। अब आपने इसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज हो 100 वोल्ट। तो क्वेश्चन में कहा गया है सीरीज में हम कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें। तो सबसे पहली बात तो ये जो वोल्टेज आएगी ये बराबर होगी करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज में है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R + G। वोल्टेज है 100 के बराबर, करंट हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ 10 मिली एम्पियर होगा ये, और इंटू 25 + R। तो यहाँ से 25 + R की वैल्यू आ जाती है 10,000 या फिर इनफैक्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा 9,975 ओम। तो करेक्ट आंसर इसके लिए होगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया आइस की रिलेटिव डेंसिटी और सी वाटर की रिलेटिव डेंसिटी आपको गिवन है। आपने बताना है एक आइसबर्ग जो कि पानी में या सी में फ्लोट कर रहा है उसका कितना फ्रैक्शन बाहर होगा। हमें कितना फ्रैक्शन बाहर होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड बराबर होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम बराबर आ जाएगा आइस की डेंसिटी अपॉन सी वाटर की डेंसिटी। रेशियो लेके वैल्यू आती है 4/5। अगर 4/5 पोर्शन अंदर डूबा हुआ है तो बाहर जो पोर्शन हो गया निकला हुआ वो हो गया 1 - 4/5, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया था कि अगर 10% मेन करंट का एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपने भेजना है तो शंट रेजिस्टेंस जो आपको चाहिए वो है 99 ओम। तो आप बताइए कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का कितना रेजिस्टेंस आएगा। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, तो यहाँ से मानो करंट आ रहा था I, उसमें से 10% यानी I/10 तो गैल्वेनोमीटर में चला गया और बचा हुआ पोर्शन यानी 9I/10 यहाँ 99 ओम में चला जाएगा। अगर ऊपर वाले के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लिखूँ तो वो आएगा I/10 × G और नीचे वाले के अक्रॉस आ जाएगा 9I/10 × 99। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस मिल जाती है 891 ओम। यह खास बात ध्यान देने वाली, शंट रेजिस्टेंस हमेशा कम लगाया जाता है। कम क्यों लगाया जाता है? कारण है आइडियल वोल्टमीटर वो होगा, आइडियल एमीटर वो होगा जिसके की अंदर रेजिस्टेंस 0 हो जाए। अब हम 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कम से कम रेजिस्टेंस करें। तो इसके लिए पैरेलल में जितना आप छोटा रेजिस्टेंस लगाएंगे इफेक्टिव कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस उतना ही कम आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया था एक पार्टिकल है SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, एम्पलीट्यूड है 20 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड है 12 सेकेंड। इन्होंने हमसे पूछा है कितने मिनिमम टाइम में जो उसकी दो पोजीशंस होंगी 10 सेंटीमीटर मीन पोजीशन के दोनों तरफ, उनके बीच में ये ट्रैवल कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी जनरल इक्वेशन एज्यूम करी x = a sin ωt। अब मान लीजिए ये मीन पोजीशन थी, यहाँ से हमें आधे एम्पलीट्यूड पर ही जाना है, कारण है 20 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड था और हमें 10 सेंटीमीटर तक का टाइम चाहिए। तो मैंने एम्पलीट्यूड का आधा रख दिया, x को a/2 रख दिया। तो यहाँ से सॉल्व हो गए मेरे पास टाइम आ जाता है 1 सेकेंड, कारण है ओमेगा आ जाएगा 2π/T। तो 1 सेकेंड तो वो टाइम हो गया जितना मीन पोजीशन से इस आधे एम्पलीट्यूड तक जाने में लगेगा। तो वापसी में भी इतना ही लगेगा कि अगर आधे एम्पलीट्यूड से हम मीन पोजीशन पे आए तो 1 सेकेंड इधर, और इनफैक्ट पीछे जाएं तो 1 सेकेंड ही और लगेगा। तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 2 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक सर्कुलर लूप है, मास m रेडियस r की, आपने उसे एक प्लेन में रख रखा था और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही थी।
क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि लूप में मिनिमम कितना करंट जाए ताकि ये जो लूप है ये अपनी एक एज के अबाउट लिफ्ट हो जाए टेबल से। तो सीधी बात है, टॉर्क जो इसके वेट की वजह से होगा उस एज के अबाउट वो होगा mgr। अगर ये टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लग रहा है उसके बराबर हो गया तो ऐसे में ये लूप घूम जाएगी। तो मान लीजिए mgr को हम बराबर रख देते हैं mb साइन थीटा के। प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। तो mb साइन थीटा में थीटा इज 90। मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, नंबर ऑफ टर्न तो 1 हो गया, करंट I हो गया और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से करंट सॉल्व होके आता है mg अपॉन पाई आर बी, जो कि है बी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 में एंगल टर्न दे रखा था किसी व्हील का, आपसे पूछा गया है किस टाइम पर टॉर्क 0 होगा। टॉर्क की वैल्यू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। तो हमें ये निकालना है कि अल्फा कब 0 होगा। अल्फा के लिए हमें ओमेगा निकालना ज़रूरी होगा। ओमेगा के लिए अगर बात करी जाए तो ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 6t स्क्वायर माइनस 12t। अल्फा इसका भी डिफ्रेंसिएशन है जो कि आता है 12t माइनस 12। और क्योंकि इन्होंने कहा टॉर्क को हमने 0 करना है तो आप अल्फा को 0 रखिए, तो यहाँ से सॉल्व होकर टाइम आ जाता है 1 सेकेंड। इसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन में सर्किट में एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस लगा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हमें बताना है स्टेडी स्टेट में इस इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा तो इंडक्टर एक जीरो रेजिस्टेंस की तरीके से बिहेव करेगा। तो ऐसे में जो सर्किट के अंदर करंट है वो हो जाएगा 10/2, जो कि आता है 5 एम्पियर। अब अगर हम एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो वो होगी हाफ LI स्क्वायर। L की वैल्यू है 2 हेनरी, करंट है 5, तो यहाँ से ये स्टोर्ड एनर्जी आ जाती है 25 जूल। तो करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बात करें। इस क्वेश्चन में कहा गया दो पार्टिकल्स ए और बी दोनों रेस्ट पर हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। किसी इंस्टेंट पर एक की स्पीड v है, दूसरे की स्पीड है 2v। हमसे पूछा गया सेंटर ऑफ मास की कितनी स्पीड होगी। कुछ लोग बड़ी मेहनत करना शुरू करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। कारण है दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आ रहे हैं, तो नेट फोर्स तो 0 होगा सिस्टम पर। अगर सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो जो पहले थी वही बाद में रहेगी, यानी कि स्पीड होगी 0। तो करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 में एक प्रिज्म इंडिकेटेड है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है। आइसोसेलेस इसलिए दो साइड्स की लेंथ बराबर है और एक एंगल है 90 डिग्री। अगर आप रेस पर ध्यान दें तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले वाले के लिए तो 90 है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो इसके लिए 45 डिग्री की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। मैं अगर दोनों तरफ साइन लगा देता हूँ तो वैल्यू आ जाएगी साइन 45 ग्रेटर इक्वल टू साइन सी। साइन 45 होता है 1/√2 और साइन सी की वैल्यू होती है 1/μ। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पाएंगे म्यू इज ग्रेटर इक्वल टू √2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो उसके लिए मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें चाहिए वो है √2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया एक बहुत लंबा स्प्रिंग है, वो 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच था। पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड थी कैपिटल यू। स्प्रिंग को जब आपने 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो एक्स के प्रोपोर्शनल है, एक्स पहले से 5 गुना हो गया तो एनर्जी पहले से 25 गुना हो जाएगी। कारण है एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसके बाद 19th क्वेश्चन के लिए बात करें। 19th क्वेश्चन में कहा गया एक एक्सरे ट्यूब है जिसे ऑपरेट कर रहे हैं आप 50 किलोवोल्ट पे। क्वेश्चन में कहा गया है मिनिमम वेवलेंथ कितना प्रोड्यूस होगा। मिनिमम वेवलेंथ के लिए बात करें तो वो बराबर होता है 12375 डिवाइडेड बाय वोल्टेज। कहां से आया ये। अगर आप मिनिमम वेवलेंथ वाले फोटोन की बात करें, एक्सरे की बात करें, तो उसकी एनर्जी होगी hc/λ। उसे आपने बराबर रखना होगा E × V के। वहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी C, जो कि है 0.25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया एक बॉल है जिसका मास है 0.5 kg। इसे आपने 2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करा एक वॉल के नॉर्मली। अब इन्होंने कहा ये जाके दीवार से टकराती है और फिर बाउंस ऑफ करती है उतनी ही स्पीड से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में।
अब टाइम ऑफ कांटेक्ट, जितनी देर तक ये बॉल दीवार के कांटेक्ट में रहती है वो है 1 मिली सेकेंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज फोर्स कितना होगा। सबसे पहली बात तो ये चेंज इन वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो तो 4 मीटर पर सेकेंड है, और चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। मास हमें बता रखा है 0.5 kg है, तो यहाँ से हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। अगर एवरेज फोर्स एक्सर्टेड के लिए बात करें तो वो होगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो दिस कम्स आउट टू बी 2000 न्यूटन, जो कि है ए ऑप्शन। ये हमारा इस डीपीएस का डिस्कशन था। अभी भी इसके बाद कुछ डाउट्स हो तो आप सेंटर पे आके हमसे पूछ सकते हैं।